नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय आईडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। आर्थिक संतुलन विकास की गति भी कम करता है। दैनिक भास्कर। नक्सलियों पर दबाव, सिर उठाता परिसीमन का प्रश्न। दैनिक जागरण। हस्तक्षेप की नीति बिजनेस स्टैंडर्ड, विदा उस्ताद जनसत्ता, हिंसा तो छोड़नी होगी राष्ट्रीय सहारा, नशे के खिलाफ हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। आर्थिक संतुलन विकास की गति भी कम करता है। दैनिक भास्कर। दुनिया भर के देशों में आर्थिक संतुलन का अध्ययन करने वाले मशहूर अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी इन दिनों भारत में है। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका के बाद गरीब अमीर के बीच खाई सबसे ज्यादा बड़ी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अहम सेवाओं पर समुचित खर्च के लिए जरूरी धनराशि देश के मात्र 167 अरबपतियों पर केवल 2% सुपर रिच टैक्स लगाकर हासिल की जा सकती है। उनके कथन के अगले कुछ ही घंटों में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि ऐसे किसी भी टैक्स को पूंजी का पलायन होगा और निवेश का माहौल खराब होगा। पिकेटी की बातों को पूरी तरह खारिज करने की बजाय सरकार को तमाम पहलुओं पर सोचना होगा। आज भारत में केवल 10% लोग आयकर देते हैं, जबकि चीन में 40 साल पहले ये स्थिति थी और आज 70 से 80% लोग आयकर देते हैं। चीन 50 साल पहले भारत से गरीब था, लेकिन उसका विकास इसलिए तेज रहा क्योंकि उसने आर्थिक संतुलन को भी कम किया। नीति निर्धारकों को भी ये सोचना होगा कि वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूंजीगत निवेश कैपेक्स 4.7% था, जो वर्ष 2023-24 में घटकर 3.8% क्यों रह गया। कैपेक्स से अंतर संरचना और भावी विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। सोचना होगा कि केवल 167 अरबपतियों पर 2% सुपर रिच टैक्स से देश में निवेश का माहौल कैसे खराब होगा। सरकार को भी इसके लाभ होंगे। पहला, राजनीतिक लाभ, क्योंकि बड़े वर्ग को बेहतर सुविधा मिलेंगी, और दूसरा, टैक्स देने की आदत और माहौल बनाना होगा तो देश में शीर्ष पर मौजूद 10% वर्ग से भी ज्यादा टैक्स देगा। सोचना होगा कि क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और शोध के लिए देश में अपेक्षित धन उपलब्ध है। आज देश में कर राजस्व जीडीपी का मात्र 13% है। नक्सलियों पर दबाव। छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठनों के गढ़ में पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने की अपील करते हुए जो कहा है कि उनके समक्ष इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। वह कहना इसलिए आवश्यक था क्योंकि नक्सली अब भी मुख्यधारा में लौटने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। इन स्थितियों में यही उचित होगा कि उनके आत्मसमर्पण की राह खुली रखने के साथ ही उन पर निरंतर दबाव बनाए रखा जाए। उनके सामने ये बार बार स्पष्ट करना होगा कि वे बंदूक के बल पर सत्ता एवं व्यवस्था परिवर्तन को जो सपना देख रहे हैं वह कभी पूरा होने वाला नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री पिछले कुछ समय से ये दोहरा रहे हैं कि केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद की समस्या को पूरी तरह खत्म कर देगी। इस लक्ष्य को पाने के लिए जहां यह आवश्यक है कि नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग करें, वही नक्सलियों को प्रभाव वाले इलाकों में विकास एवं जन कल्याण की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ाई जाएं। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि नक्सली संगठन और उनके वैचारिक समर्थक कहे जाने वाले तत्व यानी अर्बन नक्सल यह दुष्प्रचार ना करने पाए कि दूर दराज के इलाकों में शासन विकास पर ध्यान नहीं देता। वैसे इस दुष्प्रचार की कलई खुल चुकी है और यह साबित हो चुका है कि नक्सली ही ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों में बाधक बने हुए हैं। सिर उठाता परिसीमन का प्रश्न। दैनिक जागरण। डॉक्टर ए.के. वर्मा लेखक, राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एवं पॉलिटिक्स के निर्देशक हैं। देश में चुनावों पर चर्चा होती है, लेकिन चुनाव इकाइयों अर्थात निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर चर्चा नहीं होती है। प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन कराने का प्राविधान है। संविधान अनुच्छेद 327 संसद को परिसीमन का अधिकार देता है, जिसमें दो बड़े मुद्दे, प्रथम लोकसभा और विधानसभाओं में कितने कितने जनप्रतिनिधि होने चाहिए, दूसरा लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं, उनके आकार प्रकार में क्या कोई बदलाव जरूरी है। संविधान संसद को अधिकार देता है कि वह उपरोक्त दोनों मुद्दों को समाधान हेतु अभिकरण बनाए और परिसीमन प्रक्रिया निर्धारित करे। प्रथम लोकसभा और विधानसभा चुनावों हेतु परिसीमन राष्ट्रपति कार्यालय ने किया। संसद ने 1952 में प्रथम परिसीमन आयोग का गठन किया, जिसने 1957 के चुनावों हेतु परिसीमन किया। उसके बाद 1962 और 1972 में द्वितीय और तृतीय परिसीमन आयोग ने
आयोग ने 1971 एवं 1972 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर 42वें संविधान संशोधन द्वारा अगले 25 वर्ष तक परिसीमन पर रोक लगा दी। फलतः 1981 और 1991 में परिसीमन नहीं हो सका। संसद द्वारा 2002 में चतुर्थ परिसीमन आयोग का गठन हुआ, लेकिन 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाने पर 2026 के बाद होने वाली जनगणना तक इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया कि 2026 तक देश में जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फलतः चतुर्थ परिसीमन आयोग केवल आंशिक परिसीमन करा सका। आगामी परिसीमन आयोग को तो या तो लोकसभा में अधिकतम सीटों का संख्या तय कर उन्हें राज्यों को आवंटित करने का फार्मूला बनाना होगा, या यह तय करना होगा कि 2026 में भारत की अनुमानित संख्या 1 अरब 42 करोड़ में कोई सांसद अधिकतम कितनी संख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके आधार पर ही लोकसभा सीटों की संख्या निर्धारित होगी। संसद को परिसीमन आयोग अधिनियम 2026 में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आयोग संवैधानिक प्राविधानों का अनुपालन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत कर उनको कुछ अतिरिक्त लोकसभा सीटें आवंटित करे। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि परिसीमन में अपने यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या में कटौती की आशंका के कारण दक्षिण के कुछ राज्य जनसंख्या बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। पूर्ववर्ती परिसीमन आयोग ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किस फार्मूले के आधार पर परिसीमन किया। आयोग में प्रत्येक राज्य में 5 सांसद और विधायक क्रमशः लोकसभा और विधानसभाओं के स्पीकर द्वारा नामित किए जाते हैं, पर वे भी परिसीमन प्रक्रिया की बारीकियों को नहीं जानते या नहीं जानना चाहते। उन्हें अपना निर्वाचन क्षेत्र बचाने की ही चिंता होती है। अतः अगले परिसीमन आयोग को कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के साथ ही विषय विशेषज्ञों को भी परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित करना होगा। इससे परिसीमन में जानबूझकर या अनजाने में होने वाली गलतियों से बचा जा सकता है। परिसीमन में पारदर्शिता और परामर्श इसलिए जरूरी है क्योंकि अनुच्छेद 229 परिसीमन आयोग के निर्णयों में न्यायपालिका हस्तक्षेप की चुनौती नहीं देता। हस्तक्षेप की नीति बिजनेस स्टैंडर्ड। सरकार ने हाल के वर्षों में कहा है कि भारत व्यापार और आर्थिक एकीकरण को लेकर समझदारी भरा रुख अपना रहा है। उसने मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर इस्तेमाल करने का प्रयास किया और ऐसे नए समझौतों की संभावना तलाश कर रहा है। आंशिक तौर पर ऐसा इसलिए हुआ कि उसने यह बात समझ ली कि विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनना होगा, परंतु इसके साथ ही उसने कई नई लाइसेंस परमिट व्यवस्था भी पेश की, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में के कारोबारियों को निपटना होगा। गुणवत्ता नियंत्रण ऑर्डर QCO की तादाद बढ़ी है। ये कुछ खास प्रमाणन के बिना आयात को प्रतिबंधित करते हैं, खास तौर पर भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन के बिना। इस बारे में सरकार का दावा यह है कि भारतीय उपभोक्ताओं को खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं से बचाने की आवश्यकता है, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि इसका इस्तेमाल भारत की आपूर्ति श्रृंखला में चीनी उत्पादों की मौजूदगी को नियंत्रित करने के लिए किया जाए। परंतु यह तथ्य यह है कि गैर टैरिफ अवरोध खड़े किए गए हैं जो उपभोक्ता हितों के खिलाफ हैं और कारोबारियों तथा विनिर्माताओं दोनों को परेशानी में डालते हैं। सरकार विनियमन सुधारों को लेकर अपने प्रदर्शन पर गर्व कर सकती है। हालांकि यह खराब गुणवत्ता वाली चीनी वस्तुओं से निपटने के नाम पर अफसरशाही नियंत्रण लागू करके अपनी ही उपलब्धियों को कम कर रही है। इससे पहले सरकार ने कहा था कि QCO में 2500 वस्तुओं को कवर किया जाएगा। इससे भारत की विदेश नीति ऐसे हालात की ओर लौटेगी जहां भारत की उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित होगी। उपभोक्ता कल्याण पर भी इसका बुरा असर होगा। सरकार के हस्तक्षेप की इस अवांछनीय प्रवृत्ति पर पुनर्विचार जरूरी है। विदा उस्ताद जनसत्ता। तबले का कायदा उन्हें छुट्टी में मिला था। पिता अल्लाह रखा कुरैशी मशहूर तबला वादक थे। संगीत के माहौल में उनकी परवरिश हुई थी, मगर जाकिर हुसैन जैसे पैदा ही तालवाद के लिए हुए थे। बचपन से ही उनकी अंगुलियां थिरकनी शुरू हो गई थी। पिता ने उन्हें तबले की तालीम देनी शुरू की थी। 12 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने वह काबिलियत हासिल कर ली थी कि अमेरिका के संगीत समारोह में अपना हुनर दिखा सके। अमेरिका के पहले कार्यक्रम में ही उन्हें ऐसी शोहरत मिली कि फिर उन्होंने पीछे लौटकर नहीं देखा। जाकिर हुसैन ने उसे वाद्य के रूप में नहीं साधा, बल्कि तबले को साधा। उसकी जितनी बारीकियां उन्होंने उजागर की उनसे पहले किसी तबला नवाज ने नहीं किया था। हर तरह के तबला वाद्य और
तार वाद्य के साथ उन्होंने जुगलबंदी की और देश दुनिया के हर नामचीन गायक और वादक के साथ उन्होंने संगत की। अपनी पहले की पीढ़ी के ही अपने समय और अपने बाद की पीढ़ी के भी तबले को उन्होंने पश्चिमी देशों में भी प्रतिष्ठा दिलाई। जाकिर हुसैन न केवल अद्भुत तबला वादक थे, बल्कि उनका बजाने का अंदाजा भी अनोखा था। तबला बजाते हुए उनके लंबे बाल जिस अंदाज में लहराते, लगता कि उनके बाल और ताल जुगलबंदी कर रहे हों। उनका वह अंदाज सभी को मोहता था। वे पहले वादक थे जिन्होंने तबले के अन्य वाद्य यंत्रों की ध्वनियां भी निकालने का प्रयोग किया। जैसे उनका तबले से शिव के डमरू का नाद बहुत लोकप्रिय था। वे मंचीय प्रदर्शनों में तबले की धुन निकालकर भी कौतुक रच दिया करते थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत के अलावा उन्होंने अमेरिका जैज में भी अपने तबले का नया रंग भर दिया। इसका नतीजा था कि उसी साल अप्रैल में उन्हें एक साथ तीन ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुए। इससे पहले उन्हें 2 ग्रैमी मिल चुके थे। ग्रैमी अवार्ड संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया था। कई विज्ञापन उनके अभिनय से यादगार हो गए। भारत सरकार उन्हें तीनों पद्म सम्मानों से सम्मानित कर चुकी है। उनका जाना निसंदेह ताल की दुनिया को कुछ सूना कर गया है। हिंसा तो छोड़नी होगी, राष्ट्रीय सहारा। केंद्र सरकार नक्सलियों के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात के लिए सरकार की सराहना तो करनी ही चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह कथन बेहद महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए कि नक्सलियों को अगर शांति के साथ जीवन बिताना है तो उन्हें हथियार छोड़ मुख्यधारा में लौटना होगा। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ताहीन हुई है, तभी से नक्सलियों के समूल नाश के लिए सरकार की प्रतिबद्धता परिलक्षित हुई है। पिछले कई मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी चोट पहुंची है और उन्हें एक सीमित इलाके में रहने को मजबूर किया है। इस बात का द्योतक है कि सरकार ने नक्सलियों पर पूरी तरह से लगाम कसने का मन बना लिया है। आंकड़े की बात करें तो एक वर्ष में 287 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया तो 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार अब देश के दुश्मनों को बख्शने के मूड में नहीं है। वैसे भी नक्सली होने की आड़ में इन्होंने जितना नुकसान समाज और देश को पहुंचाया है, उतना किसी और संगठन को नहीं पहुंचाया है। बहरहाल सरकार की मंशा नक्सलियों को बढ़ने देने की नहीं दिखती है। 4 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सली हिंसा में मारे गए आम नागरिकों सुरक्षा बलों की संख्या 100 से कम रही है। पिछले 10 वर्षों में तुलनात्मक रूप से माओवादी हिंसा में बलिदान होने वाले सुरक्षा कर्मियों की संख्या 73% और नागरिकों की मृत्यु में 70% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। दरअसल केंद्र में मौजूद मोदी सरकार ने माओवादियों की आड़ में समाज में हिंसा फैलाने और देश के विकास कार्यों को नुकसान पहुंचाने की साजिश को वक्त रहते समझ लिया और उसके खात्मे की प्रतिबद्धता दिखाई। हालांकि नक्सलियों के गांव देहात तक पहुंच और कथित तौर पर बनाई गई रॉबिन हुड की छवि से सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, मगर अंततः दूर दराज के भोले वाले लोगों को यह बात समझ में आ गई कि उनकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा ये नक्सली हैं। लिहाजा सरकार को भी नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लेने में आसानी हुई। बहरहाल मोदी सरकार ने जिस तरह नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में आने का न्योता दिया है, उससे उम्मीद है यही की जानी चाहिए कि हालात बदलेंगे। नशे के खिलाफ हिंदुस्तान। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय युवाओं के बीच नशीले पदार्थ के सेवन को लेकर न केवल चिंता जाहिर की है, बल्कि मादक द्रव्यों के सेवन को सामान्य मानने बताने की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी अफसोस जताया है। नशा करना कहीं से भी सामान्य या सरल बात नहीं है। आज दुनिया में नशा करना धीरे धीरे न्यू नॉर्मल होता जा रहा है। न्यायमूर्ति बी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क में शामिल होने के एक आरोपी के खिलाफ एनआईए की जांच की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी पाकिस्तान से भारत नशीले पदार्थों की समुद्री मार्ग से तस्करी करता था। दरअसल देश में एक वर्ग ऐसा है जो मादक द्रव्यों को समान रूप से स्वीकार करता है। ऐसे व्यवसायी वर्ग भी है जो मादक द्रव्यों की तस्करी में जुटा हुआ है और यह वर्ग वही सही गलत के विचार को खुद को ऊपर मानता है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि नशे के कारोबार और नशा करने वाला तमाम लोगों को यही आईना दिखाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही जरूरी काम किया है। यह तो कहना ही चाहिए कि मादक पदार्थों के क्रय विक्रय के लिए बहुत हद तक भ्रष्टाचार की जिम्मेदार है। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो अपराधियों को पकड़ने और दंडित करने में आसानी हो सकती है। अतः सबसे ज्यादा जरूरी है कि अदालतें भी मादक पदार्थों के दुष्ट व समाजद्रोही कारोबारियों पर कड़ाई से अंकुश लगाएं। क्या यह सच नहीं है कि मादक पदार्थों की तस्करी और कारोबार में लगे लोगों को भी कई बार जमानत मिल जाती है, वह अपराध जेल से बाहर आकर फिर भी उसी काले धंधे में जुट जाता है। अगर वाकई हम नशे के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहते हैं तो सभी
सभी को इसमें योगदान देना होगा और सबसे पहले नशे को कूल या न्यू नॉर्मल मानने की प्रवृत्ति से बाहर जाना होगा। बहरहाल न्यायमूर्ति नाग रत्ना की विशेष रूप से प्रशंसा करनी चाहिए। उन्होंने समझाया है कि किशोरों की सबसे महत्वपूर्ण चाह माता पिता का स्नेह है। यथोचित स्नेह से ही मादक द्रव्यों के गलत सेवन की चाह का सही इलाज संभव है। धन्यवाद।